विशिष्टता है। डेमोक्रेटिक जो है सेंट्रलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंस फीचर ऑफ, क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, लोकतंत्र में सत्ता एक हाथ में। याद रहे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात नहीं कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, बल्कि सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। इज एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, सर्वसत्तात्मक राज्य, समाजवादी राज्य या साम्यवादी राज्य। देखिए, जहां लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की चर्चा होती है तो वहां पर क्या होता है, सत्ता केंद्र से, ये आपका केंद्र है, केंद्र से सत्ता राज्य को और राज्य को ये वितरित कर दी जाती है। जितने भी राज्य होंगे केंद्र से सत्ता वितरित की जाती है। लेकिन जब लोकतांत्रिक केंद्रीकरण होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है, तो सत्ता राज्य के हाथ में नहीं होती, बल्कि कैसी होती है, वो केंद्र में निहित होती है, लेकिन केंद्र की सरकार जनता द्वारा चुनी हुई होती है। और ये व्यवस्था आपको हम बताएं जो है सबसे पहले इसे अपनाया रूस ने। किसने? रूस ने अपनाया। इस व्यवस्था को चीन ने अपनाया, इस व्यवस्था को क्यूबा ने अपनाया और इसी व्यवस्था को उत्तर कोरिया ने भी अपनाया है। तो अब आप लोगों को आंसर मिल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा समाजवादी राज्य, सोशलिस्ट। बात यहां क्या हो रही है, सोशलिस्ट स्टेट की। यहां पर लोकतंत्र तो होता है, लेकिन वहां पर केंद्रीकरण होता है लोकतंत्र का, विकेंद्रीकरण नहीं होता। जनता की सरकार होती है, लेकिन जनता की सरकार केंद्र में टोटल शक्तियां लिए हुए होती है। टोटल पावर कहां होता है, केंद्र की सरकार में होता है, जैसा कि चाइना रसिया में देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों के आंसर सही हुए होंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को राजनीति की समझ है। अगला सवाल और भी बेहतर है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज कंसीडर्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। लघु संविधान, इसे मिनी संविधान की जगह कहीं कहीं लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान। तो आपको हम बताएं कि यह कार्य किया गया, इस कार्य की भूमिका और पृष्ठभूमि सारी चीजें बनी। आपके यहां एक बार इमरजेंसी लगी है, उस आधार पर जिस आधार पर इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए थी, और वो इमरजेंसी लगाई गई है इंदिरा गांधी के द्वारा, और वो है आंतरिक अशांति। तो मैं आपको बता दूं, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक भारत में सिर्फ एक बार जो है इमरजेंसी की घोषणा की गई है, और इसी दरमियान भारतीय संविधान को जो है उलट पुलट करके रख दिया गया। और यह संविधान संशोधन का क्रम है 42वां। कौन सा? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। यह हुआ है 1976 में। इसमें आप देखिए तो आप अपनी उद्देशिका में परिवर्तन देखने को पाते हैं। उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, ठीक, और आपके राष्ट्रपति के विषय में प्रावधानों में संशोधन किया गया। तमाम ऐसे आपके मौलिक अधिकारों में जो है नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया। मौलिक कर्तव्य जुड़ा। तमाम ऐसे खंड संविधान में खंड उपखंड बनाए, जोड़े और संशोधित किए गए कि पूरे संविधान की रूपरेखा जो है थोड़ी हद तक जो परिवर्तन जिसमें जरूरी भी था और वो बदल के रख दी गई। तो कहीं ना कहीं आपका 42वां संविधान संशोधन इतना व्यापक था कि यह एक लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इस सेशन का अगला सवाल होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। सिंगल सिटीजनशिप की बात हो रही है, एकल नागरिकता, ठीक। अब तक इसमें एक अपवाद था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वह खत्म हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान लिया गया है। यहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाती थी, लेकिन अब वह व्यवस्था समाप्त हो गई है। 35A भी खत्म कर दिया गया है। तो यह एकल नागरिकता का मतलब होता है कि आपके पास सिर्फ एक नागरिकता होगी, मतलब हम सब कहां के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं।
कोई भी यहाँ यूपी का निवासी नहीं, एमपी का निवासी नहीं, राजस्थान का नहीं, गुजरात का नहीं, हरियाणा का नहीं, पंजाब का नहीं, नागालैंड का नहीं, किसी अन्य प्रांत का निवासी नहीं है। हर आदमी कहाँ का निवासी है? सिर्फ भारत का निवासी है। जबकि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में है कि आप अमेरिका के भी निवासी हैं और जिस अमेरिका के प्रांत में आप जन्म लिए हैं वहां के भी निवासी हैं। कनाडा और फ्रांस में भी यही व्यवस्था है। इंग्लैंड का संविधान एक ऐसा संविधान रहा जहां से एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा अपनाई गई। अब इंग्लैंड में जैसी नागरिकता की स्थिति भारत में है वैसी ही यहां भी है। ठीक, तो बात कर लें थोड़ी सी नागरिकता की। तो नागरिकता के विषय में प्रावधान आपके भाग 2 में है। पार्ट 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक आपके संविधान में नागरिकता के विषय में प्रावधान है। नागरिकता के विषय में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत, आर्टिकल 11 के तहत किसके पास है? संसद के पास है। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल पर, और ये रहा आपका अगला सवाल। संविधान का कौन सा भाग नागरिक के प्रावधानों से संबंधित है? मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सही होगा। तो यहां पर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक प्रावधान दिया गया है और यहां पर नागरिकता के विषय में कानून बनाने की शक्ति दी गई है संसद को, और संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित करके नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार बता दिए गए हैं और संविधान में नागरिकता समाप्ति के आधार भी बताए गए हैं जो अनुच्छेद 9 में बताए गए हैं। और इस लिहाज से अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का टोटल प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में है। क्लियर? मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोगों का सवाल यह सही होगा। अगला सवाल थोड़ा सा टफ है, हो सकता है आपकी विजुअलिटी कम हो, तो इसे सिर्फ हिंदी में लाते हैं हम पहले एक बार, फिर इंग्लिश में देखेंगे। तो पहले से हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये 3 विकल्प हैं और इनको सामने दिए हुए पाठ से मिलाना है। भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका, भारतीय नागरिकता का अंत करने का तरीका और मौलिक अधिकार। ये 3 चीजें हैं। ये तीनों कहां पर हैं, क्या हैं ये? ठीक, तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है? वंचित करने पर क्या नागरिकता मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। विधि के तहत समानता तथा विधियों का समान संरक्षण, ये तो नागरिकता है ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। हाँ, नागरिकता प्राप्ति के जो 5 आधार हैं उनमें से एक आधार है पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर फर्स्ट को आप सी से मिला दीजिए। अब आ जाइए भारतीय नागरिकता का अंत। तो क्या विधि के तहत समानता का अधिकार रखने पर नागरिकता का अंत हो सकता है? जी नहीं। अगर संसद कानून बनाकर आपको वंचित कर दे तो आपकी नागरिकता खत्म हो सकती है। नागरिकता का अंत करने के 3 तरीके बताए हैं। एक है स्वेच्छा से, दूसरा है संसद विधि बनाकर कर दे, या किसी अन्य देश की नागरिकता आप ले लें तो भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। तो स्वेच्छा से छोड़ दे, संसद छुड़वा दे, या किसी अन्य देश की नागरिकता आप ले ले। तो यहां पर वंचित कर दिया गया, संसद के द्वारा वंचित कर दिया गया। अब मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार विधि के तहत समता तथा विधियों का समान संरक्षण। तो इस लिहाज से अगर आप अपने विकल्पों को देखें तो आपके विकल्प हैं ये। ठीक, तो इस लिहाज से जब विकल्प देखे जाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, एक मिनट, आपका राइट आंसर होने वाला है CAB। क्या होगा राइट आंसर आपका? आपका राइट आंसर होगा CAB। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन CAB, क्योंकि इस हिसाब से ये यहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा और ये यहां मिलेगा। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल और बेहतरीन है। भारतीय संघवाद निकट है। ठीक, भारत वैसे तो क्या है? भारत एक हिसाब से भारत में लिखा है कि इंडिया यूनियन है, लेकिन कुछ लक्षण इसमें फेडरलिज्म के देखना जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत कैसा है? भारत अर्ध संघ है। कैसा है? अर्ध संघ है। तो इसमें जो संघवाद के लक्षण हैं वो संघीय शासन कह लीजिए आप उसे, कि ये फेडरलिज्म कहां से ली गई है,
कहां का संघवाद भारतीय संविधान में है? अमेरिका का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है या नाइजीरिया से लिया गया है? तो अगर भारतीय संविधान के स्रोत आपने पढ़े हैं तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि भारत का संघवाद कनाडा के संविधान से प्रेरित है। क्लियर? मुझे पूरा भरोसा है कि ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा था और बहुत से लोगों का आंसर सही होगा। अगला सवाल, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जिसे न पता हो। वो व्यक्ति थे जो प्रारूप समिति के चेयरमैन थे और प्रारूप समिति में ये क्या थे? अध्यक्ष थे और इनके साथ कुल 6 और अध्यक्ष प्लस 6। इन्हें निर्माता क्यों माना जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में इनका योगदान सबसे अधिक रहा। क्योंकि प्रारूप समिति एक फिल्टर कमेटी थी, एक जो है फिल्ट्रेशन कमेटी थी, और जो इसके साथ 23 समितियां बनाई गई थी वो सबसे पहले अपना रिपोर्ट प्रारूप समिति को देती थी। प्रारूप समिति अगर उसे अप्रूव कर देती थी तो उसकी रिपोर्ट कहां जाती थी? उसकी रिपोर्ट तब जाती थी संविधान सभा के पास, और इस प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही माना गया है। किसको माना गया है? डॉक्टर BR अंबेडकर को। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? BR अंबेडकर। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका 8वां सवाल। वो है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? बात हो रही है जुडिशियल रिव्यू, तो आप इसे कह सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। हिंदी में अगर आप कहें तो इसका नाम होगा न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब न्यायपालिका के द्वारा फिर से अवलोकन करना। यहां मामला क्या है, हम आपको बता दें कि आपके संविधान के अनुसार संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी और मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसको दी गई है? न्यायपालिका को दी गई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। अब अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जो संसद के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो संविधान के नियमों के विपरीत हो या मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो, मौलिक अधिकारों को कम करता हो, तो अगर ऐसा कोई कानून बना है तो न्यायपालिका उसे अपने रिव्यू में ला सकती है, उसका परीक्षण कर सकती है, देख सकती है कि क्या वो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। अगर विरुद्ध है तो उसे उस सीमा तक शून्य कर देती है। इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, और हमने यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से कॉपी किया है या अमेरिका के संविधान से लिया है। क्लियर? तो आते हैं इस सेशन के 9वें सवाल पे जो आपके सामने ये रहा। किसी राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। ठीक, देखिए ऐसा पहले था। कब के पहले था? 5 अगस्त सन 2019 के पहले यह नियम लागू था कि इस राज्य के साथ अगर कोई कानून बनाना है तो संसद या राज्यसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक के आधार पर नहीं बनाए। जबकि 249 आपका कहता है कि अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, तो पार्लियामेंट को पावर हो जाता है कि वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन इस राज्य के साथ ये समस्या थी कि जब तक उस राज्य की विधानसभा अप्रूव न करे तब तक उस राज्य के किसी भी विषय पर कानून न बनाया जाए, क्योंकि वहां पर धारा 370 लागू थी और आपकी ये 370 खत्म कर दी गई 5 अगस्त सन 2019 को। तो अब वह इसके दायरे में नहीं आता। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से कानून बना दे तो वहां के लिए भी अब कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो गया है? संसद के पास। तो लेकिन अगर यह सवाल बनता है, रिपीट होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। या इसी में अगर विकल्प होता इनमें से कोई नहीं, तो आज के समय में, आज के दिन पे सबसे सही उत्तर वही था कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर? चलते हैं इस सेशन के आखिरी सवाल पर जो आज का 10वां सवाल है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? मतलब
लोकतंत्र की कई प्रणालियां हैं, बहुत से जगहों पर दलीय प्रणाली पार्टी सिस्टम है, बहुत सी जगह पर जो है संसदीय प्रणाली है, बहुत सी जगह पर जाति व्यवस्था है और बहुत सी जगहों पर आर्थिक प्रणाली है। तो इनमें बहुत सी प्रणालियां ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आधार भारत में है, भारत का संविधान उसे मान्यता देता है। संसदीय दलीय प्रणाली को भी मान्यता देता है। संसदीय शासन व्यवस्था आपके यहां अपनाई ही गई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आपने जो है ब्रिटेन से कॉपी किया है। अब जाति व्यवस्था, ठीक, कास्ट सिस्टम भारत की राजनीति का सैद्धांतिक पहलू कतई नहीं है। जाति व्यवस्था के आधार पर न तो किसी प्रकार का राजनीतिक प्रावधान है और ना ही किसी प्रकार का संवैधानिक प्रावधान। हां, अगर व्यवहार की बात करें तो कुछ जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि जाति आधारित राजनीति की जाती है, न कि जाति आधारित कोई भी लोकतांत्रिक आधार संविधान के द्वारा बनाया गया है। तो कास्ट वाइज कोई भी सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव नहीं करता, वो गलत है। तो भारत का लोकतंत्र, स्वतंत्र भारत की प्रणाली कभी भी जाति व्यवस्था के आधार पर नहीं रही। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही।